आज देश में पूरा शोक है। सब लता जी के बारे में कुछ न कुछ बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ सुन रहे हैं, कुछ न कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक लता जी को एक छोटा सा जो है उनको श्रद्धांजलि, उनके बारे में कुछ बातें जो सुनी भी गई है, नहीं भी सुनी होंगी आपने, वो शेयर करना चाहूँगा। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। मतलब कि इस सितंबर में उन्होंने 92 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे किए थे। दीनानाथ मंगेशकर और शिवांती के घर में। दीनानाथ मंगेशकर जी जो उस टाइम मराठी थिएटर के जाने माने नाम थे, वो थिएटर आर्टिस्ट थे, लिखते भी थे, ड्रामा खुद करते थे, म्यूजिशियन भी थे, वोकलिस्ट भी थे। दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ इनफैक्ट 4 बच्चे हुए थे। लता जी सबसे बड़ी थी। उसके बाद आशा भोसले वेल नोन सिंगर, और जो बाकी जो एक और बहन थी उषा मंगेशकर, और एक बहन थी और मीना मंगेशकर, वो भी सिंगर है बट वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं। और जो लास्ट में जिनके भाई पैदा हुए थे हृदयनाथ मंगेशकर, जो म्यूजिशियन थे, काफ़ी अच्छी फिल्मों में उन्होंने जो म्यूजिक भी दिया है। पहले जो है लता जी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, 6-7 फिल्म में काम किया, 2-3 हिंदी फिल्में थी और कुछ मराठी फिल्में भी थी। शायद आपको ये ना पता हो कि लता जी का नाम पहले हीमा था। तो नाम कैसे चेंज हुआ ये भी बता दूं आपको कि लता जी ने फिर अपने फादर के एक स्टेज प्ले किया था, उसमें लतिका नाम था उसका, तो उससे लता का नाम दिया गया था उसको। तो लता जी कहती कि वो 5-6 साल की थी जब पहली बार उनको उनके फादर ने म्यूजिक सिखाना शुरू किया। उसके बाद जब 13 साल के करीब थी वो, उनके फादर दीनानाथ मंगेशकर स्वर्गवास हो गए। तो उनके जो बहुत क्लोज थे मास्टर विनायक नाम था उनका, जो उनके फादर के थिएटर में साथ थे। उन्होंने उनका घर संभाला उसके बाद, क्योंकि थिएटर भी उन्होंने संभाला और घर में भी वो कुछ पैसा वगैरह जो भी है वो भी दे देते। फिर उन्होंने लता जी को कुछ अपनी ही फिल्मों में काम भी कराया था, और कुछ मराठी फिल्म में पहली बार उनको एक गाने का मौका मिला, और अनफॉर्चुनेटली वो मराठी फिल्म के गाने कभी रिलीज नहीं हो पाए, क्योंकि मास्टर विनायक फिर मुंबई शिफ्ट हो गए, इसलिए इनको भी मुंबई आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी वहाँ थिएटर कंपनी, बाद में उन्होंने फिल्म का भी वहाँ शुरू किया। ये भी बता दें कि मास्टर विनायक जो है, उनकी बेटी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फेमस हीरोइन बनी थी, नंदा जिसको बोलते हैं। पहले बेबी नंदा थी वो भी, फिर वो भी हीरोइन बनी थी। और मुंबई में आके इसने अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, और पहला जो इनको हिंदी गाने का जो मिला था फिल्म में, आपकी सेवा में, 1946 में फिल्म का नाम था आपकी सेवा में, उसमें इसको गाने का मौका दिया गया था। उसके बाद मास्टर विनायक ने कुछ फिल्मों में इनको दोबारा काम करा, और इसकी बहन ने भी इसके साथ काम किया था, आशा जी ने, उसने भी इसके साथ कुछ फिल्म। बाद जो मास्टर विनायक की बड़ी फिल्म थी बड़ी माँ के नाम से थी, उसमें इनको एक रोल दिया गया था जो अच्छी फिल्म चल भी निकली थी। 1948 के करीब 3 साल हो गए थे तब इनको बम्बई आए हुए। कहते हैं कि एक बार लता जी एक बंगाल के बड़े फेमस डायरेक्टर थे उस टाइम, शशिधर मुखर्जी कुछ इस तरह का नाम था, वो एक फिल्म बना रहे थे शहीद, ये 1948 की बात है। तो एक गुलाम हैदर साहब थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनको कि भाई ये अच्छा गाती है, तो इसको हम फिल्म शहीद में गाने दे देंगे। बट जब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने बोला कि इसकी आवाज़ बहुत ही पतली है, मतलब अच्छी आवाज़ नहीं है। गुलाम हैदर साहब को बहुत गुस्सा आ गया इस बात को सुन के, और कहते हैं कि उन्होंने उसको जाते जाते ये भी बोला था कि एक बार ऐसा होगा कि जितने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होंगे वो लता जी के पैरों में गिर जाएंगे कि हमारी फिल्म में गाना गाओ, ये इतनी अच्छी गायिका। गुलाम हैदर साहब को, जिनको सही मानों में अपना गुरु मानती है लता जी, कहते हैं सचमुच ही वो मेरे गुरु है।
फिल्म बन रही थी मजबूर 1948 में, और गाने के बोलते दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा। मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे और प्यार ने, हाय तेरे प्यार ये गाना लोगों ने अच्छा पसंद किया, और तब गुलाम हैदर साहब ने लता जी को आगे भी गाने का मौका दिया और बहुत सारे गाने गवाए। लता जी कहती है कि पहले पहले थोड़ा सा नूरजहां उन दिनों, क्योंकि बड़ी एक गायिका भी और हीरोइन भी थी, तो उसको थोड़ा सा नकल जैसे होता ही है, जैसे किशोर कुमार साहब केएल सहगल की नकल करते हैं, एवं मुकेश साहब ने केएल सहगल की नकल की, और मोहम्मद रफी साहब का पहला गाना भी केएल सहगल की आवाज में कोशिश करके उन्होंने गाया था। नूरजहां को का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि बड़ी हिट गायिका थी, तो इसका भी इम्पैक्ट काफी था उस टाइम। कहते हैं कि लता जी बड़ी पर्टिकुलर रहती थी जब गाती थी, उसका एक्सेंट वगैरह पर्टिकुलर होना चाहिए। तो दिलीप कुमार साहब ने एक बार थोड़ा सा उनको ये कहा कि आपका जब उर्दू के अल्फाज जब इस्तेमाल करते हो तो आपका एक्सेंट जो उर्दू का तलफ़ुज़ है वो प्रॉपर नहीं आता, तो इन्होंने अपने लिए एक उर्दू टीचर रखा। ये थी लता जी की शख्सियत। लता जी को जिस गाने से बहुत ज्यादा मशहूरी मिली वो था फिल्म महल का गाना, जो 1949 में आई थी। आएगा आएगा आने वाला आएगा, मधुबाला पे फिल्माया गया था गाना, अशोक कुमार भी इसमें थे। उसके बाद काफी जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ काम किया 1950 में, तो काफी ज्यादा धूम मचाई। उन्हीं दिनों उनके जो है कुछ गाने ऐसे बने जो कि हमेशा ही गाए जाते, और उनमें से एक गाना है जो मदन मोहन साहब का म्यूजिक है उसमें, वो कौन थी फिल्म का, राजा मेहदी अली साहब खान साहब ने लिखा था, लग जा गले। ये गाना ऐसा कोई सिंगर नहीं है, चाहे पुराना नया कोई भी सिंगर मेल फीमेल, जिसने ये गाना ना गाया, जिसने ये गाना स्टेज पे क्रोके में कहीं पे भी ये गाना ना गाया। इसके रिमिक्स भी बहुत सारे बने। और एक और गाना जो लता जी का जो है हर जगह जहां भी जिस महफिल जिस जगह भी वो गई उसको फरमाइश हुई उस गाने के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये नॉन फिल्मी गाना है, शायद आप लोगों को पता होगा। ये इस गाने ने तब जन्म लिया था जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी और इंडिया बुरी तरह हार गए थे, और हमारे कई फौजी लोग, कुछ तो बिल्कुल मिले नहीं, गायब भी हो गए, और बहुत सारे फौजी लोग ने अपनी जो है जान गंवाई थी। ये तब की बात है जब कवि प्रदीप बहुत अच्छा लिखते थे देशभक्ति के गाने, उन्होंने ये गाना लिखा हुआ था, और लता जी से रिक्वेस्ट की थी कि जो उनको लता जी को बुलाया गया था उस टाइम जो 26 जनवरी फंक्शन में रिपब्लिक डे पे, उसमें उनको एक गाना गाना था जिसमें दिलीप कुमार साहब को भी बुलाया गया था, लता जी को भी बुलाया गया था। और कवि प्रदीप ने इनको जब ये दे दिया, श्री रामचंद्र का म्यूजिक था, कि ये गाना आप जरूर गाना। अब लता जी को इस गाने के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मगर उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी दी गई, जो खुद क्योंकि कवि प्रदीप भी खुद गाते थे, किसी रचना को खुद वो आवाज़ देते थे, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड दिया इसका, और उन्हें इसको जो चार्टर्ड प्लेन किया गया था इसके लिए, उसमें ये गाना सुनती रही थी। वो कहते कि मेरी फ्रेंड नलिनी उसके साथ थी उस टाइम, तो ये गाना सुनती रही, बार बार सुनता इसको। जब होटल में पहुंचे तब इसको रिहर्स करने लगी इस गाने को, मतलब इतनी प्रिपरेशन की कि खाने पीने का कोई होश न रहा इसको। जब ये गाना गा रही थी उस टाइम वहाँ नेहरू साहब थे, तो नेहरू जी ने आके उनको बोलो, सच में नेहरू जी की आंखों में आंसू आए थे, तो उन्होंने बोला था कि तुमने मेरी आंखों में आंसू जो है लाए इस गाने के कारण। तो ये गाना बहुत ही, क्योंकि दिल को छूता, बोल इसके और खासकर लता जी की आवाज़ और इसकी तर्ज बहुत ही शानदार है। और लता जी जो है कि लास्ट जो गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो 2 गाने हुए हैं। एक तो जो ईशा अंबानी, जो मुकेश अंबानी की बेटी है, उसकी शादी में उनका एक गायत्री मंत्र बजाया गया था, वो लता जी ने रिकॉर्ड किया था उस टाइम। और ये 2018 की बात है, और 2019 में जो 30 मार्च 2019 को लता जी ने एक अपने इंडियन फौजियों के नाम एक ट्रिब्यूट वाला गाना गाया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। वो 30 मार्च 2019 को लास्ट गाना जो रिकॉर्ड किया था लता जी ने। बाकी जो कुछ बातें हैं लता जी के बारे में, लंदन में एक जगह वो प्रोग्राम करी थी, लंदन के एक फेमस हॉल में, वहां का बड़ा खचाखच हॉल भरा हुआ था। तो किसी ने आके उनको बोला कि मुबारक हो, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया।
तो लता जी कहते मेरे को पता भी नहीं था है क्या ये बुक। तो मुझे वो क्या है, वो क्या किताब है। तो कहते जब मैं यहाँ आई, इंडिया आई, तो कोई BBC लंदन जैसे कोई वो इंटरव्यू करने के लिए आए, तो उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए और उन्होंने इनको एक सर्टिफिकेट दे दी जिसमें ये कहा गया कि आपने इस टाइम हाईएस्ट रिकॉर्डिंग जो हुई है किसी सॉन्ग्स की, उस टाइम उनके थे। दैट वाज गिवन एट पीरियड ऑफ आई थिंक 10 or 20 years समथिंग लाइक दैट, और 20,000-25,000 के गाने गए थे। मगर जो अब तक बताया जाता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 35 लैंग्वेजों में, 35 लैंग्वेज में मोर देन 50,000 सॉन्ग्स लता जी के नाम है। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी में कोई नहीं है, जबकि उनकी बहन आशा जी के 2 गाने कश्मीरी में रिकॉर्डेड है। कहते कि 1970 में जब एक बार US गए हुए थे, लता जी भी थी, किशोर दा भी थे वहां पे, तो वहाँ न्यूयॉर्क में एक इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम आता था टेलीविजन का उस टाइम, तो उसके लिए इंटरव्यू लता जी का और किशोर जी का फिर फाइनल हो गया था। लता जी मॉर्निंग में आ गई, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना इंटरव्यू दे दिया, जैसे वो हमेशा टाइम पे पहुंचती थी, मगर किशोर दा जैसे हमेशा लेट पहुंचे थे। लेट आए तो वाटरगेट होटल है वहाँ पे, वॉशिंगटन में था उस टाइम। तो जैसे किशोर दा को बोला गया कि आपको इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू लेने आए उस टाइम पता नहीं क्या किशोर दा को एकदम हो गया, तो उठ के भागे और वहाँ एक छोटे सा किचन था उसमें घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। अब चलाते रह रही, आपका इंटरव्यू करना सर, इंटरव्यू। कहता नहीं मैं नहीं हूँ इंटरव्यू देना, मुझे नहीं करना। फिर लता जी आए, किशोर भाई क्या हुआ, क्यों नहीं इंटरव्यू देना। कहता एक ही शर्त पर इंटरव्यू दूंगा, जब लता दी मेरा इंटरव्यू करेंगे। तो लता दी एग्री कर गई, तो वो इंटरव्यू लता दी ने फिर किशोर दा का लिया और बड़ा हिट हो गया था वो इंटरव्यू। तो लता दी, जैसे मैं बोल रहा था, 1981 में एक इंटरव्यू में आई थिंक इंडिया टुडे ग्रुप को लता दी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे जो 10 टॉप गाने हैं वो कौन से हैं। तो वो इस तरह है, आएगा आने वाला, जिस पे लता जी को बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी, मशहूरी मिली थी 1949 फिल्म महल में। ये जिंदगी उसी की है, अनारकली 1953 में। आजा रे परदेसी, मधुमती का गाना कौन बोल सकता है। और उसके बाद ए दिलरुबा, रुस्तम सोहराब फिल्म आई थी 1963 में। कहीं दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद 1962 में फिल्म आई थी। लग जा गले, जो मैं पहले बोल चुका हूँ वो कौन थी, और दूसरा गाना भी नैना बरसे, वो भी वो कौन थी का गाना था। वो चुप रहे तो मेरे जहां आ रहा फिल्म का गाना। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, फिल्म सती सावित्री 1964 में आई थी फिल्म। और तुम न जाने किस जहां में खो गए, सजा फिल्म 1951 में आई। तो ये 10 गाने लता जी ने बताए थे, और 2 गाने उन्होंने जो बताए थे जो बहुत ही करीब है उनके, और यारा सिल्ली सिली, जो उनके भाई साहब, जो उन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर जी ने जो म्यूजिक दिया था, उनके गाने उनको बहुत जो है वो पसंद है, वो गाना भी पसंद है। और लता जी का एक गाना जो कभी रिलीज हुआ और जो लता जी को बहुत पसंद था, वो था ये हसीन रात, जो उन्होंने यशुदास के साथ गाना गाया था। ये फिल्म मजनू बन रही थी, कमाल अमौरी बना रही थी इस फिल्म को, और बाद में इस फिल्म को शेल्फ किया गया, ये फिल्म नहीं बनी, तो गाना भी रिलीज नहीं किया गया। तो लता जी कहती वो गाना गाते मुझे बहुत अच्छा लगा था। जबकि लता जी कहती कि जब मैं गाना गाती थी उसके बाद मुझे पता नहीं होता था वो किस फिल्म में डाला गया, क्योंकि वो दोबारा सुनती नहीं थी उस गाने को कभी। हाँ, जब कभी मशहूर हो जाता था तो इसको भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता था। और एक बात जो लता जी के बारे में, नौशाद जी के साथ रिकॉर्डिंग चल रही थी, और उस टाइम कोई एयर कंडीशन भी नहीं होता, जुलाई का मौसम था, बम्बई का जुलाई का मौसम, आप खुद समझ सकते हो, ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा, गर्मी कितनी ज़्यादा। तो उस टाइम लता जी जब रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग करते करते एकदम वो गिर पड़ी, पता चला बेहोश हो गई है। और एक किस्सा लता जी का और है, उमा देवी एक सिंगर थी जिसको बाद में टुन के नाम से हम जानते थे। शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर, और वो उन दिनों बड़ी मशहूर थी। तो लता जी के साथ उसका ड्यूएट एक था। तो टुन थी मोटी सी, तभी वो एक फिल्म में कॉमेडी का रोल दिया गया था, उसके बाद हर फिल्म में आती थी। उस पहली फिल्म में उसका नाम टुन था। तो उमा देवी को किसी को याद ही नहीं था उमा देवी, उसको टुन ही बोलते थे सारे। टन बेसिकली उसको बोलता है, इसका वजन 1 टन है, मतलब 2 टन है, टन फिर टुन हो जाता है, वो टुन नाम से मशहूर हो गई थी। तो कहते हैं कि जब वो गाना गा रही तो लता दी थोड़ा सा छोटी सी थी, तो इसको स्टूल पे चढ़ के गाना गा रहा। तो एक बार मस्त थे, ड्यूएट गा रहे थे दोनों मस्ती से, तो उसका थोड़ा सा झटका लगा, स्टूल से गिर पड़ी, मगर उठ के फिर स्टूल पे खड़ी और फिर गाना शुरू कर दिया। तो लता दी ये बातें करते कि हमेशा हंसती रहती थी। और लता दी कहते कि मैंने हमेशा एंजॉय किया है किशोर दा के साथ गाने में, क्योंकि वो मस्ती करते, चाहे सीरियस गाना भी हो वो मस्ती करते थे। और
कहते हैं कि 2 बार ऐसा हुआ कि जब लता दी रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो भी वहां पे मौजूद था जो रिकॉर्डिंग के टाइम, वो सब रो रहे थे। एक गाना था तुम मुझसे दूर चले जाना इश्क पर जोर नहीं, और दूसरा हीर जो हीर रांझा की गा रही थी। लता दी कहती कि मुझे बाद में पता चला कि वो सब रो क्यों रहे। उन्होंने कहा जी आप इतना गा रही थी कि हम रो रहे। लता दी कहते मैं कभी भी गाते गाते कभी नहीं रोई हूँ, मतलब इस मामले में मैं बिल्कुल गाने में खो जाती थी, मुझे होश ही नहीं रहते थे। और एक बात लता दी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ओपी नैयर जो इतने बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने लता दी के लिए एक गाना भी कभी कंपोज नहीं किया। लता दी तो कहती है कि वो उसको आशा की आवाज़ लगती है, मगर ओपी नैयर एक बार लता दी के पास आया था उसके एक गाने के लिए, तो कुछ उनमें अनबन हो गई। ओपी नैयर ने कसम खाई कि मैं लता को कभी आज नहीं, और उस टाइम लता और आशा भोसले में आपस में एक खटपट चल रही थी, क्योंकि आशा भोसले ने खुद 18 साल की एज में एक शादी की थी मिस्टर भोसले से, तो लता दी नाराज़ थी, तो वो बात भी नहीं करते। तो उसी चक्कर में, और आशा भोसले को कोई गाने नहीं दे रहा था कोई, मतलब म्यूजिशियन, बिकॉज अब कहते हैं जो रूमर लता दी ने मना किया था। तो ओपी नैयर ने फिर आशा भोसले को ब्रेक दिया, और सब जानते हैं कि आशा भोसले फिर कहाँ पहुंची, बिकॉज ओपी नैयर ने उसको दिया था। और दूसरी बात जो लता दी के बारे में मशहूर थी, सुमन कल्याणपुर, जिनकी आवाज़ हूबहू लता जी से मिलती थी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला था कुछ गाने जो मेरे बड़े फेवरेट थे, खासकर पर्वतों के पेड़ों पे जो मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया, तो वो लता जो सुमन कल्याणपुर जी का गाया, वो कुछ ऐसे गाने के जो बिल्कुल आप पहचान ही नहीं सकते, जो सुमन कल्याणपुर ने गाए कि वो लता ने गाए। वो कहते हैं कि उसका भी जिसको जो भी उसको चांस देता था गाने के लिए, खुद सुमन कल्याणपुर जी का मैंने इंटरव्यू भी देखा है, कि उसको बड़ा शौक लगता था कि उनको पता चलता था कि लता दी ने मना किया कि ये जो है गाना उनको ना दिया जाए, क्योंकि उनको थ्रेट लगता था उस टाइम। और एक रूमर जो लता दी की उस टाइम बहुत ज़बरदस्त हो गई थी कि वो जो उस टाइम महाराजा थे राय सिंह ऑफ डोंगरपुर, वो बड़ा क्रिकेट वगैरह भी खेला करते, तो क्रिकेट जाते तो लता दी उनके साथ कई टूर्स पे गई है। तो एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि मैंने उनकी इंटीमेसी देखी थी, बट वो भी एक रूमर ही रह गई। लता दी कहती कि मैंने इसलिए शादी नहीं की कि क्योंकि कम उम्र में फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसने घर संभाला था। अब उनके जो बहुत क्लोज होती थी, वो मीना मंगेशकर की बेटी जो है, वो जिसको बहुत क्लोज समझती है, वो कहती है मैं इन्हीं में खुश हूँ, मेरी फैमिली यही है। और जो है लता दी बहुत कम गायकों को सुनती है, मगर उनके सबसे फेवरेट जो गाने जो सुनती थी वो एक तो मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब को, जो उनका पहला गाना था दिल मेरा तोड़ा मजबूर फिल्म में, जिसके कारण थोड़ी सी उनको मशहूरी मिली थी। बट उनको ये अफसोस है कि जो उनका पहला गाना था लव इज ब्लाइंड में, वो कभी रिलीज नहीं हो पाया। और दूसरी एक बात बहुत जरूरी जो लता दी ने फाइट किया था, 2 चीजों के लिए फाइट किया था उन्होंने। एक, जब उस टाइम जब गाने गाए जाते थे, गाने मशहूर भी हो जाते थे, मगर जो सिंगर का नाम जो पोस्टर में लिखा जाता, वो जो हीरोइन का उस फिल्म में नाम होता था उसके नाम से होता था, जो सिंगर है कौन है नहीं होता था। मगर जब इनका महल का गाना बड़ा हिट हो गया तो सब पूछ रहे कि लड़की कौन है, लड़की कौन है। उन्होंने बोला जी लता है, तो इसको कहते हैं। उसके बाद मुझे रेडियो स्टेशन से ऑफर आने लगे, आप गाइए। उस टाइम का जमाना था इस टाइम। और ये राज कपूर की फिल्म जब बरसात में जब गाने उसने गाए थे, तो तब लता दी ने राज कपूर से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा नाम भी आना चाहिए, तो राज कपूर ये एग्री कर गए थे। रॉयल्टी के लिए उन्होंने किया था कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए हमें, इस सॉन्ग के लिए रॉयल्टी मिलती है, म्यूजिशियंस को मिलती है, तो हमें भी मिलनी चाहिए। जबकि उसमें लता दी और मोहम्मद रफ़ी साहब का कन्फ्लिक्ट था। मोहम्मद रफ़ी साहब महेंद्र कपूर साहब कहते नहीं ये हमें कोई हक नहीं बनता, एक बार गा लिया तो गा लिया, और लता दी इसके लिए इंसिस्ट करती थी। किशोरदा भी इसके लिए फेवर में थे, लता दी के साथ ही थे। तो कहते एक बार इनमें इतनी बहस हो गई कि मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि मैं आज के बाद लता के साथ कभी गाना नहीं गाऊंगा। 3 साल तक उन्होंने कोई गाना साथ नहीं गाया। उसके बाद शंकर जयकिशन ने इन पलकों की छाव में इनको दोबारा लाया था साथ, पलकों की छाव फिल्म आई थी, साथ लाया था। BBC लंदन के इंटरव्यू में बोला गया था कि आप इंग्लैंड क्यों नहीं आते, वहां बस जाइए, आपको वहां भी और ज्यादा मशहूरी मिल जाएगी। तो लता दी ने वापस जवाब दिया था कि मैं भारतीय हूं और भारत में रहना चाहूंगी, भारत में मरना चाहूंगी। तो ये बड़े पेपर, सुंदर पेपर होते थे, उन्होंने बड़ा उछाल दिया इसको। तो ये इंदिरा जी तक ये बात पहुंच गई, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लेटर उनके अप्रिशिएशन में लिखी थी। लता दी का जो लेटेस्ट जो सिंगर्स थे, वो उनमें से सबसे ज्यादा उनको सोनू निगम, उदित नारायण पसंद थे। श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति को बहुत ज्यादा वो मतलब लाइक करती थी। और लता दी का बहुत कम फिल्में देखी। जो लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैंने दबंग फिल्म देखी है सलमान खान की, वो भी उनके कहने पे थे, एक बार देखो। और उनका बट फेवरेट सीरियल जो होता था, जो छोड़ती नहीं थी, वो CID था। 19 साल तक वो चलता रहा, 19 साल तक उसको देखती रही। और हर गणपति पे जो है
पूरी टीम उनको मिलने आती थी। तो बाकी जो लता दीदी का जो मैंने बोला था कि उन्होंने कहा था कि मैं मैरिज करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई, जो फैमिली थी जिनको सपोर्ट करना था, फिर उम्र निकल गई, इस बारे में सोचा नहीं किया। तो कुछ बातें कहीं अनकहीं जो लता दी के बारे में थी वो आपको सुनाई। बाकी हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति।